बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हम कर रहे हैं सेल्स टैक्स रिटर्न, जो कि हमें मंथली फ़ाइल करनी पड़ती है। कल हमने सेल्स टैक्स रिटर्न के एनेक्चर ए की बात की थी, जो परचेज़ पे होता है, और चौधरी साहब के मुताबिक जी इनपुट हमें ज़्यादा समझ आता है, तो वो भी बताएं परचेज़ में। तो परचेज़ के अगेंस्ट जो टैक्स क्रेडिट की हम बात कर रहे थे, वो इनपुट टैक्स सेल्स टैक्स का इनपुट टैक्स है कि एनेक्चर ए, और इसकी जो ग्रॉस परचेज़ हैं और परचेज़ पे जो टैक्स है सेल्स टैक्स लिखा हुआ, ये इनपुट टैक्स है। क्योंकि जब समझाते हुए मैंने ये बात बताई थी कि इनपुट और आउटपुट टैक्स की एडजस्टमेंट है, तो हमारे बहुत ही काबिल स्टूडेंट हैं सलीम चौधरी साहब, तो उन्होंने कहा जी इनपुट के साथ समझाएं, हमें ज़्यादा समझ आएगी। तो इसलिए जो एनेक्चर ए का आएगा सेल टैक्स, वो होगा इनपुट टैक्स। और इसी तरह फिर हमने कल एनेक्चर सी की बात की थी, तो एनेक्चर सी जो है, इसमें जो डाटा में एनेक्चर सी में आता है वो है सेल्स टैक्स डेबिट। तो ये इधर आएगा एनेक्चर सी। तो एनेक्चर सी का जो वैल्यू होगी वो उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाईज होगी, और इसके अगेंस्ट जो टैक्स होगा वो आउटपुट टैक्स होगा तो दोनों में सेल्स टैक्स, लेकिन जो परचेजेस के अगेंस्ट होगा वो होगा इनपुट टैक्स, और जो सप्लाईज के अगेंस्ट होगा वो होगा आउटपुट टैक्स। तो हमने ये दो पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने एनेक्चर आई की बात कर ली थी कि ये डेबिट क्रेडिट नोट्स पे होगा, कि इसमें अगर हमारी कोई चीज़ें रिटर्न सेल्स रिटर्न हो जाती हैं, जो कोई डैमेज निकल आती हैं उस वजह से रिटर्न होती हैं, या कोई और इशू होने की वजह से डेबिट या क्रेडिट नोट इशू करना पड़ता है, तो वो एनेक्चर आई में हम करेंगे। फिर हमने कल ये भी पढ़ लिया था कि इंपोर्ट जो है उसको हम खुद डाउनलोड कर लेंगे। वो सिस्टम में जैसे ही कस्टम्स डाटा में इंपोर्ट होगी, तो वो कस्टम्स डाटा में पड़ी होगी, तो उसको हम डाउनलोड करेंगे तो हमारी इंपोर्ट आ जाएगी, जिसमें वो कलेक्ट्रेट होगी, किस कलेक्ट्रेट से है, जीडी की कौन सी टाइप है, जीडी का नंबर आ जाएगा, जीडी मीन गुड्स डिक्लेरेशन ऑफ इंपोर्ट, उसका डेट आ जाएगी, एचएस कोड आ जाएगा, उसका टाइप आ जाएगी, और फिर उसमें जितने भी बाकी चीज़ें हैं, क्वांटिटी ऑफ गुड्स होगी, सेल्स टैक्स इंपोर्ट की जो वैल्यू होगी, सेल्स टैक्स उसके होगा, अगर कमर्शियल इंपोर्टर है तो वैल्यू एडिड टैक्स उसने 4% दिया होगा, वो इसमें होगा, एफईडी अगर कोई पे की है तो वो होगी। तो इसी तरह टोटल इंपोर्ट पे जो चीज़ें हैं, इसमें इवन के कैश नंबर भी लगा होगा। कैश नंबर मीन जिस दिन टैक्सीज वगैरह जमा हुए होंगे तो वो भी नंबर लगा होगा, और कैश की डेट आ जाएगी। इसी तरह एनेक्चर डी था, हमने पढ़ा एनेक्चर डी जो है, जिस तरह इंपोर्ट पे एनेक्चर बी होता है, एक्सपोर्ट पे एनेक्चर डी होता है। तो वो भी जैसे ही गुड्स एक्सपोर्ट होंगी तो कस्टम्स के डाटा से हम इसको डाउनलोड कर लेंगे, और वो हमारे पास टोटल एक्सपोर्ट का भी वैल्यू आ जाएगी, जिसमें हमारे पास कलेक्ट्रेट आ जाएगी, जीडी गुड्स डिक्लेरेशन की टाइप एक्सपोर्ट की आ जाएगी, नंबर होगा, और फिर इसी तरह से हमारा साथ इसके जितना भी इसका है जीडी डेट होगी, वो शिपमेंट की वैल्यू, एचएस कोड कौन सा है, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट पाक रुपीज़ में कितनी होगी, और वैल्यू ऑफ एक्चुअली शिप्ड उसकी कितनी होगी, वैल्यू ऑफ शॉर्ट शिप्ड के उसमें अगर शिपमेंट में कुछ शॉर्ट्स है और वो आएंगे, तो एमआर नंबर जो होगा कि किस तरह कंसाइनमेंट नंबर को नंबर शिपिंग नंबर जो अलाट होता है वो लग जाएगा। तो इस तरह से हमारी जो टोटल एक्सपोर्ट्स है वो भी हमारे पास एनेक्चर डी में आ जाएगी। तो यहाँ तक हमने कल कर लिया था, तो आज हम उससे आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास एक एनेक्चर एच है। अच्छा, एनेक्चर एच जो है ये बड़ा तफसीली एनेक्चर है, इसमें क्या चीज़ें आती हैं ये मैं अभी आपसे सारी डिस्कस करूँगा। बेसिकली जो लोग रिफ़ंड की हमारी बात हुई थी कि जो चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं, तो एक्सपोर्ट होने पे उन्होंने जो सेल टैक्स दिया होता है हमारे मुल्क में, तो उनको वो रिफ़ंड मिल जाता है। ये बात हुई थी, ये समझे। अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान में जो रिफ़ंड है कितनी देर में मिल जाता होगा? ये किसी एक्सपोर्टर ने एक्सपोर्ट की तो उसको कितनी देर बाद रिफ़ंड मिल जाता होगा? 1 साल बाद। चौधरी साहब का ख्याल है। मैडम आपका क्या ख्याल है? मिलता ही नहीं होगा, या ख्याल ही नहीं है? ख्याल नहीं है। चौधरी साहब आपका क्या ख्याल है? 2-3 मंथ्स के अंदर मिल जाना 2-3 मंथ। अच्छा, ये जो एक मैं आपको चीज़ समझाने जा रहा हूँ, ये मैंने पूछने का मकसद ही यही था आपसे कि आपके ज़हन में क्या है, किस तरह से मैं समझाऊँ। वो ये है कि अपनी रिटर्न के साथ अगर आप एनेक्चर एच फाइल करते हैं, जो कि स्टॉक स्टेटमेंट है, जिसमें आप ये बात बताते हैं
कि मैंने इतनी क्वांटिटी एक्सपोर्ट की है और इस क्वांटिटी के अगेंस्ट मेरा इतना सेल्स टैक्स लगा हुआ था। तो FBR का एक सिस्टम है, फास्टर उसको कहते हैं। वो फास्टर सिस्टम जो है विदिन 72 आवर रिफंड का चेक एक्सपोर्टर के अकाउंट में आ जाता है। आप हैरान होंगे कि विदिन 70, जब ये एनेक्स्चर H फाइल हो गया, एनेक्स्चर H फाइल होने के बाद, क्योंकि इसमें क्वांटिटी होती है कि कितनी शिप हुई है, कितनी उसने एक्सपोर्ट की है, और फिर उस क्वांटिटी में कितना उसका सेल्स टैक्स लगा है वो भी इसमें उसने बताया होता है। इसमें सारी उसकी क्वांटिटेटिव और वैल्यू के रिलेटेड जो है डिटेल्स होती हैं। होने के बाद फास्टर जो टेक्सटाइल ग्रुप है हमारा, जो फर्स्ट जो 5 हमारी इंडस्ट्री है ना, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़, उनका विदिन 72 आवर चेक उनके अकाउंट में आ जाता है। और फिर वो फास्टर्स का ऑटो सिस्टम है, उसमें कोई ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व नहीं है। बस आपने रिटर्न फाइल करनी है, सिस्टम ने खुद चल के उसको करना है, और अगले 7 दिन में, 1 वीक ने, वो फास्टर ने 8 दफ़ा वो प्रोसेस रिपीट करना है कि पहले में आपको कोई ऑब्जेक्शन आ गया, आपके सप्लायर ने रिटर्न नहीं फाइल की, वो आपको नहीं मिला, तो हो सकता है अगले ही घंटे में उसने कर दिया, तो फास्टर अगले दिन जब चला तो अगले दिन फिर वो उतना आपको रिफंड फिर आ जाएगा, जितना मिला है फिर उसका रिफंड आ जाएगा। तो ये एनेक्स्चर H इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एक्सपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स ने ये फाइल करना होता है कि उसमें उन्होंने मतलब चीज़ें क्या है, स्टेटस क्या है, रिमार्क्स क्या है, HS कोड, आइटम जो है वो उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, और वो जो चीज़ें हैं यूनिट मेजरमेंट का क्या है, आइटम की टाइप क्या है, सेल्स टैक्स का रेट क्या है, ये आइटम की डिटेल आएंगी। फिर वैल्यू ऑफ गुड्स इधर आ जाएगी, जो है कि उसमें ओपनिंग बैलेंस कितना था, फिर उसने महीने के दौरान परचेज़ कितनी की, फिर कंज्यूम ड्यूरिंग द मंथ कितनी की, और फिर कंज्यूम ड्यूरिंग द मंथ एग्जैम्प्ट सप्लाईज। एक तो चीज़ डोमेस्टिक टैक्सेबल सप्लाईज होंगी, एक एग्जैम्प्ट सप्लाई होंगी। एग्जैम्प्ट के अगेंस्ट तो उसको नहीं ना मिलना इनपुट टैक्स, इसलिए टैक्सेबल और एग्जैम्प्ट का फ़र्क रखा है। फिर कंज्यूम ड्यूरिंग द मंथ डोमेस्टिक ज़ीरो रेटेड या एक्सपोर्ट कितनी की, ये बताया जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस क्या है, फिर आगे आ जाएगा ओपनिंग, इसकी वैल्यू वाइज, ये पहली आ गई कि वैल्यू ऑफ गुड्स आ गया है, फिर क्वांटिटी ऑफ गुड्स आ जाएगा, क्योंकि क्वांटिटी एक्सपोर्ट करनी है, ये उससे मैच होगी GD से कि इतनी चीज़ एक्सपोर्ट हुई है, कि वो उसका ओपनिंग बैलेंस क्या था, परचेज ड्यूरिंग द मंथ कितनी की, तो कंज्यूम के लिए कितनी अवेलेबल है, टैक्सेबल में कितनी कंज्यूम हुई, एग्जैम्प्ट में कितनी हुई, और कंज्यूम फॉर एक्सपोर्ट कितनी हुई, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया। फिर इसी तरह उसमें इनपुट टैक्स ऑफ गुड्स आ जाएगा। चौधरी साहब आपका फेवरेट इनपुट टैक्स आ गया कि इनपुट टैक्स पे क्योंकि उसको मिलना होता है ना रिफ़ंड, कि कितना कंज्यूम किया और उस पर उसको रिफ़ंड मिलना है, तो इसकी भी वैल्यू आ जाएगी कि ओपनिंग बैलेंस कितना था, परचेज ड्यूरिंग द मंथ कितना है, कंज्यूम ड्यूरिंग द मंथ डोमेस्टिक सप्लाईज के लिए कितना हुआ, ये तो हो जाएगा कि वो एडजस्ट हो जाएगा। एग्जैम्प्ट के लिए कितना हुआ, इसका मिलना नहीं है। ये कंज्यूम ड्यूरिंग द मंथ फॉर ज़ीरो रेटेड और एक्सपोर्ट सप्लाई, ये एक्सपोर्ट के लिए जितना इनपुट कंज्यूम हुआ होगा उतना उसको रिफ़ंड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इतना एफिशिएंट है पाकिस्तान का ये जो सिस्टम है ना, ये बहुत से कंट्री से बहुत बेहतर है। इसलिए तो ये आप यकीनन हैरान हुए होंगे, क्योंकि मैं भी हैरान हुआ था, जो इतना इसको जानता हूँ, तो आप तो ज़्यादा हैरान हुए होंगे। तो ये एनेक्स्चर H का अब आप मेरा ख्याल कंसेप्ट सारा समझ गए होंगे, इसका मकसद क्या है और ये क्या है। डिटेल में इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं, वैल्यू वाइज, क्वांटिटी वाइज, टैक्स वाइज, कि कितना कंज्यूम हुआ है उसमें टैक्सेबल गुड्स में, लोकल कितना हुआ है एक्सपोर्ट के लिए कंज्यूम, और कितना जो है वो एग्जैम्प्ट के अगेंस्ट हुआ है ताकि उसका टैक्स नहीं मिलना, तो एक्सपोर्ट जितना हुआ होगा उसके अगेंस्ट आपको मिल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है इस हवाले से, क्योंकि बड़े ये जो आपके बड़े क्लाइंट्स होंगे उनकी तरफ से आपको जो है ना वो हैवी फ़ी मिलेंगी, तो उनका ये काम होगा। तो आप ये बताएं, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको रह गई समझने में? सर इसमें ये जो बता रहे हैं स्टार ब्लिंक कर रहा है, ये किस लिए कर रहा है? अच्छा, ये और चीज़ है, क्योंकि ये हमारे तो इसमें है नहीं ना, ये एक्सपोर्टर नहीं है ना, या इसमें ये चीज़ आ नहीं रही, तो वो रिटर्न ये इसकी तो सबमिट हुई हुई है ना, ये तो हमने एक एग्जांपल ली है, इसका इससे कोई तल्लक नहीं है। और सर हम अपनी प्रीवियस डिस्कशंस में बार इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से अंडर इनवॉइसिंग की एक टर्म यूज करते आए हैं, तो क्या ये इसमें अंडर इनवॉइसिंग का कोई जिक्र नहीं है। ओवर इनवॉइसिंग तो नहीं हो सकती कि ज़्यादा टैक्स वापस लेने के लिए कहीं आप स्टॉक ज़्यादा बता दें, या ये इश्यूज होते हैं, फेक इनवॉइसेस भी होती हैं,
ओवर इनवाइसिंग भी होती हैं, लेकिन क्योंकि ये सिस्टम, मैंने जैसे आपको कहा कि सिस्टम ऑटो असेस सारी चीज़ें करता है, ये चीज़ असेस कर लेता है कि पीछे क्या इस पे टैक्स पे हुआ है। अगर तो पीछे टैक्स इस पे हुआ है तो फिर है, वो ओवर पे हुआ है तो वो ओवर का असेस कर लेगा। अगर पे ही नहीं हुआ तो फिर भी वो डिस्क्रिपेंसीज जो मैंने आपको बात की ना कि 72 आवर में जितना वैलिड होगा वो उनको रिफंड मिल जाएगा। मतलब ये है कि उसमें वैलिड वही होगा जिस पे प्रॉपर टैक्स पे हुआ है। तो सिस्टम, हाँ ये बात आपकी ठीक है कि वो डे बाई डे जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करने वाले हैं वो अपनी इस्ताद बढ़ाते जा रहे हैं। सिस्टम की भी कैपेबिलिटी ऐसे ही डे बाई डे बढ़ती जा रही है। तो इसलिए ये हो सकता है कि कहीं ये इक्का दुक्का ऐसे रह भी जाए, लेकिन वो सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो इनको कैच कर लेता है। अच्छा जी, ये थी हमारा एनेक्स्चर एच। तो अब हम आते हैं एनेक्स्चर जे की तरफ। तो एनेक्स्चर जे जो होता है ये बेसिकली होता है प्रोडक्शन डाटा बताता है, लेकिन ये सब के लिए ज़रूरी नहीं है कि सब इंडस्ट्रीज़ इसको बताएं। ये स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़रूरी है, जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है, टबैको इंडस्ट्री है, इसकी बेवरेज इंडस्ट्री है, जिन पे एक्साइज ड्यूटी लगनी होती है, और साथ ये है कि क्वांटिटीज़ या मेजर प्रोडक्शंस वाले होते हैं। तो इनमें एनेक्स्चर जे जो है वो इसमें इसकी बताता है कि सीरियल नंबर, एक्शन, डिस्क्रिप्शन क्या चीज़ थी, मंथली इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है। मतलब एक सीमेंट इंडस्ट्री का जो प्लांट लगा हुआ है वो प्लांट की टोटल कैपेसिटी कितनी है खुद की, ठीक है। तो उस कैपेसिटी के मुताबिक क्वांटिटी इन ओपनिंग बैलेंस कितनी थी, यूनिट मेजर कितने आए, क्वांटिटी प्रोड्यूस, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई, सप्लाई उसमें से कितनी हुई, क्योंकि इससे वो उसके टैक्सेस का बड़ी क्वांटिटी, सप्लाइड क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन हाउस कितनी हुई, क्वांटिटी ऑफ सप्लाईज, सेल टैक्स की बात कर रहा है कितनी उस पर हुआ, क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग बैलेंस क्या है, वैल्यू ऑफ लोकल सप्लाईज और वैल्यू ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स। ये इसमें यानी कि ना प्रोडक्शन के रिलेटेड सारा जो डाटा होगा वो इसमें दिया जाएगा। इसको कहते हैं हम एनेक्स्चर जे। तो अब एनेक्स्चर जे के बाद एक एनेक्स्चर के है। एनेक्स्चर के जो है ना ये स्पेसिफिक है फॉर स्टील सेक्टर। ये स्टील सेक्टर के लिए है, क्योंकि स्टील सेक्टर में जो टैक्स लगता है वो टैक्स इस बेस पे लगता है कि वो कितने इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट कंज्यूम करते हैं। जितने इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट कंज्यूम करेंगे उतने पे वो उसकी प्रोडक्शन मेजर होती है। किसी को स्टील इंडस्ट्री का थोड़ा सा इत्तेफाक है कि कैसे काम करती है? सर वो बड़ी होती है, बड़ी जल्दी होती है, आग सी जल रही होती है। वेरी गुड, बहुत अच्छे चॉइस साहब। तो उसको कहते क्या है ज़बान ज़दे आम में कभी सुना हो तो? काम होते हैं क्या? ढलाई का उसको काम कहते हैं कि वो पगला देती है हर चीज़ को। उसका स्पेसिफिक नाम जो है उसको हम कहते हैं फर्नस। जो आप जिसकी बात कर रहे हैं वो है फर्नस। मैडम ये तीन चीज़ें हैं, ये ज़रा सुन लीजिए कि क्यों एनेक्स्चर के में तफसील क्या है। ये क्योंकि स्टील सेक्टर का यूनिट नहीं है, इसमें वो इसका डाटा नहीं आ रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं आपको समझा दूँ। जब तीन तरह के यूनिट जो है ना पाकिस्तान में स्टील के रिलेटेड काम कर रहे हैं, एक जिसका चौधरी साहब ने नाम लिया उसको हम कहते हैं फर्नस, ठीक है। फर्नस ये होती है कि उसमें रा लोहा डाला जाता है और वो पिघलने के बाद एक बाले की शक्ल में बन जाता है, जिसको ज़बाने आम बाला कहते हैं, बार कहते हैं, गार्डर नहीं वो और चीज़ है, बार भी और चीज़ है। ये एक रा होता है, बिलेट और इंगट इसको कहते हैं जो उसकी ज़बान में। लेकिन अगर आपने कभी जाते हुए ट्रक पे लदे देखे हों तो मोटे मोटे ना, जैसे एक बाला लकड़ी का होता था ना, इसी तरह का वो स्टील का बड़ा वजनी चीज़ होती है, ठीक है। वो रा उसको बना लेते हैं, फिर उसको आगे जो डालना है वो कर लेते हैं। तो जो फर्नस चौधरी साहब ने नाम लिया फर्नस उसका होता है, और उसके 700 इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट लगते हैं, तो 1 टन जो है वो लोहा पिघलता है। कितने हो गए? 700 यूनिट लिखेंगे तो वो फर्नस जो है 1 टन बाले बना देगी, लोहा पिघला के उसका बाला बन जाएगा। तो गैस नहीं जल रही होती? गैस नहीं होती, वो इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही होती है। फर्नस जो होती है ना उसकी इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी जली और उस पर इतना लगा। दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपने कभी देखा होगा ये सरिया जो बनता है, कभी अगर कहीं चलते हुए देख, री रोलिंग मिल उसको कहते हैं। जो सरिये वाली है उसको री रोलिंग मिल कहते हैं कि वो रोल करती है, उसी बाले को उसमें डालते हैं, वो स्पीड से वो उसको करती है, रोल करके ब्रिक जो डाई लगी होती है वो चीज़ बना देती है।
हाँ, उसमें आप सरिया उसमें बन सकता है, उसमें टीआर बन सकता है, गार्डर बन सकता है, या और कोई पट्टी इस तरह की कोई प्रोडक्ट बन सकती है, उसको हम कहते हैं री रोलिंग मिल। री रोलिंग मिल जो है वो 110 यूनिट लगाएगी इलेक्ट्रिसिटी के, तो 1 टन सरिया बनेगा या गार्डर बनेगा या उसको पिघला देगी। तो 2 हमारे पास हो गए, एक है फर्नेस बनेगी तो वो 700 यूनिट लेगी, री रोलिंग जो होगी वो लेगी 110 यूनिट। अच्छा, बाज़ औक़ात कई जगह कंपोजिट यूनिट होते हैं कि उसी अंदर जो उसके है अवेलेबल फर्नेस भी उसी के अंदर होती है और फर्नेस से निकल के री रोलिंग भी उधर ही हो रही होती है। अब जब ऐसी सिचुएशन होगी तो फिर ये हम दोनों यूनिट्स कितने हमारे थे 700 और 110, तो उनको मिला के हमारे 810 बन जाएंगे कि 1 टन जो है वो राब लोहा जाएगा और सरिया वो प्रोड्यूस हो जाएगा। अच्छा, तो ये तो इसका जो नेक्स्ट के में ये अब करते हैं कि कितने टोटल इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट कंज्यूम हुए, उसको 700 पे डिवाइड करेंगे तो इतना फर्नेस बन गया, फर्नेस ने काम किया और इतने वो इंगट या बिलेट बन गए, और अगर री रोलर किया तो फिर 810 पे उसको डिवाइड करेंगे। तो इस तरह वो नेक्स्ट के में ये दिया जाता है कि कितने यूनिट हैं और इस पे से प्रोडक्शन कितनी बनेगी, और फिर प्रोडक्शन के बाद जब प्रोडक्शन हो जाती है तो एक SRO आता है, FBR देता है कि उसमें प्राइस दी जाती है कि जो इंगट है उसकी प्राइस ये होगी, इस पे टैक्स देना होगा, जो री रोल्ड गुड्स हैं जिसमें सरिया आ जाता है या TR गार्डर है उसका ये रेट होगा, तो उसके मुताबिक फिर उनसे टैक्स लिया जाता है। तो ये कंसेप्ट है। वो टैक्स सिर्फ प्रोडक्शन के ऊपर ले लेते हैं, सेल्स के ऊपर नहीं लेते? ये भी आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें जो हम सेल टैक्स पढ़ रहे थे ना जब, तो उसमें हम कह रहे थे कि ये इंपोर्टेशन पे टैक्स होता है, एक्सपोर्टेशन पे टैक्स होता है, सप्लाईज पे टैक्स होता है, प्रोडक्शन पे टैक्स होता है, ये हमने उधर पढ़ा था। तो ये इसकी प्रोडक्शन की मिसाल है कि वो प्रोडक्शन में होता वो प्रोडक्शन में है, लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि वो सप्लाई होनी होती है तो 1 महीने की जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो उस पे टैक्स पे हो जाएगा, फिर अगले में सप्लाई कम हो जाएगी या वो हो जाएगी, वो एडजस्ट हो जाता है, लेकिन उसको मैयर प्रोडक्शन से करते हैं। सर ये मुख्तलिफ ब्रांड का फिर रेट क्यों मुख्तलिफ होता है? अगर थोड़ा फ़र्क इसमें होता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। फ़र्क ये है कि रुपये 2 का ही होता है, वो मेजर नहीं होता। वो कहते हैं कि हमारी मशीनरी ज़्यादा सेंसिटिव है, हम ग्रेड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फलां करते हैं, तो वो टैक्स उसी रेट से सारे देते हैं, टैक्स एक ही रेट से देते हैं। आगे फिर उन्होंने यूज़ करना है तो वो उस चीज़ का अलहदा से होगा। तो ये एनेक्स्चर के मेरा ख्याल है कि आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे जी, कुछ इसमें कोई एम्बिग्विटी तो नहीं रह गई। अच्छा, उसके बाद आता है एनेक्स्चर ई। एनेक्स्चर ई जो है ना, ये बेसिकली है फेडरल एक्साइज ड्यूटी होती है कि गुड्स जे एनेक्स्चर ई आपके सामने खुल गया कि टोटल FED गुड्स एंड सर्विसेज कितनी है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी ऑन नेचुरल गैस की सप्लाई पे आ रही है तो कितनी है, एक्साइजेबल गुड्स अगर एक्सपोर्ट की कितनी है, ज़ीरो रेटेड सप्लाई कितनी है, एग्जाम्प्ट कितनी है, FED पेड ऑन गुड्स यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड डोमेस्टिक। तो ये जो है ना बेसिकली एनेक्स्चर ई जो है ये है फेडरल एक्साइज ड्यूटी के लिए एनेक्स्चर है कि जिन जिन प्रोडक्ट पे फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगती है उनके ये मेजरमेंट उसको बताने के लिए ये एनेक्स्चर ई है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये आलमोस्ट इधर से एनेक्स्चर कंप्लीट हो गए। अब हमारा डाटा आएगा तो इधर कुछ एनेक्स्चर हैं, जैसे कि ये एनेक्स्चर F है। एनेक्स्चर F की अगर मैं आपको बात बताऊं तो एनेक्स्चर F क्या चीज़ बताता है, ये हमारे पास सामने आ गई। एनेक्स्चर F आपको ये बताता है कि 3 चीज़ें हैं इधर में देखें। एक चीज़ ये वैल्यूज़ है, ठीक हो गया। दूसरी चीज़ ये सेल्स टैक्स है, पहला वैल्यूज़ की बारी में बात आ गई, दूसरे में आ गया ये सेल्स टैक्स है वैट मोड में, और तीसरे में है वैल्यू एडिशन टैक्स। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, जो कंसल्टेंट्स हैं वो गलतियां करते हैं और टैक्स ऑफिसर को इसमें बहुत सारी मार्जिन मिल जाता है। वो जो एक बात मैं बता रहा था अब आपको वो समझ आएगी कि आपने भी उस पर क्वेश्चन लिया था कि कमिश्नर ने ये इस्टेब्लिश करना होता है इसमें कुछ गलत हो रहा है तो फिर ऑडिट करना है। सेक्शन 25 में मैं पढ़ा रहा था ना मैडम, याद है आपको ये बात? तो वो इस्टेब्लिश करने के लिए ये एक बड़ी अच्छी चीज़ मिल जाती है लोगों को कि इसमें से वो बहुत सारा डाटा निकाल लेते हैं कि ये देखें जी इधर अपना आपने गलती की है। वो गलती क्या होती है ये आप देखें।
ये देखें इसमें ओपनिंग बैलेंस है, ये परचेजेस का वैल्यूज़ जो है ना, वैल्यू का ओपनिंग बैलेंस है, ये तो ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट कर रहा होता है, आ रहा होता है। इसमें थोड़ा सा दिमाग आपने रोशन रखने हैं। एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगा अभी, फिर जो ड्यूरिंग द पीरियड परचेज की है ना, ये सारी परचेज से आ जाती है डाटा, ठीक है। ये तो है लोकल परचेज, ये इंपोर्ट है, ये मिल के टोटल बन जाता है, ठीक है। ये ओपनिंग बैलेंस परचेज से आ गया। ये आ गई एक चीज़ है कंज्यूम ड्यूरिंग द पीरियड, कि पीरियड के दौरान कंजम्पशन कितनी हुई, ठीक है। ये जो है एनेक्स्चर ए से आ गया, टोटल परचेजेज आ गई, टोटल परचेजेज एनेक्स्चर ए से आ गई, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जो कंज्यूम ड्यूरिंग द पीरियड है, ये कहाँ से आएगा? ये स्टॉक स्टेटमेंट है एच से। एनेक्स्चर एच में स्टॉक में भी वो उसकी कैलकुलेशन हो सकती है। ये चौधरी साहब की बात ठीक है, काजमी साहब ये बात ठीक समझ गए हैं, ये बात पे पहुंच गए हैं। अब ये कंज्यूम चीज़ वो है, मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ इसको समझाने के लिए, कि आपने कोई भी ये पेंसिल्स 10 पेंसिल्स ख़रीदी हैं। एक पेंसिल की ख़रीदने की वैल्यू है 10 रुपीज़। तो आप जब परचेज़ करेंगे तो ये कितने की आएंगी? 100 रुपीज़ की, ठीक है। ये बात समझ गए। तो अब आपने जब सेल की है, इसमें से 8 की हैं, पूरी 10 नहीं की, 8 की हैं। तो एक आपने की है 15 रुपए की, एक 15 की है और 8 की हैं आपने, या हम ये कह लेते हैं कि आपने की हैं 10 ही की हैं, लेकिन एक 15 रुपए की है। तो टोटल कितने की बिकेंगी? 150 की। तो इधर कंज्यूम में हम कितने लिखेंगे? उनका डिफरेंस। कंज्यूम में हम परचेज वैल्यू पे कंजम्पशन होती है बेसिकली, वही लिखेंगे जिस वैल्यू पे परचेज आपने की है, तो 100 ही लिखेंगे, ठीक है। कि परचेज आपने, अगर मैं 8 की एग्जांपल इसलिए देना चाह रहा था कि 8 आप करेंगे तो हमारे कंज्यूम हो गई 80 रुपए कंज्यूम होंगे, समझ गया ना ये बात। अच्छा, बाज़ लोग क्या करते हैं कि उसको ऐसा करते हैं कि सेल्स वैल्यू जो होती है वो इधर कंजम्पशन में डाल देते हैं, वो तो बढ़ जाएगी, वो 150 आ जाएगा, वो 150 आ जाएगा। जब ये 150 आता है तो फिर उसमें स्टॉक नेगेटिव में आ जाता है। इज इट पॉसिबल कि कभी स्टॉक नेगेटिव में आया? नो सर। कभी नहीं आया ना। तो ये एक डिस्क्रिपेंसी मिल जाती है जिसमें वो ऑर्डर सेलेक्ट हो जाता है। तो इसलिए ये कंजम्पशन वो है कि जो चीज़ें जितने की ली हैं उतने की कंज्यूम में करनी है, ना कि सेल प्राइस पे करनी है। और कुछ लोग ये आपने खुद डालना होता है, बाकी चीज़ें तो ऑटो आ जाती हैं, ये खुद डालना होता है। अब कभी ऐसा होता है कि ये कोई डालते ही नहीं है, इसको आप फिल ही नहीं करते। अब फिल नहीं करेंगे तो क्या अफेक्ट होगा काजमी साहब? परचेजेस भी, ओपनिंग बैलेंस भी है, परचेजेस भी हैं, कंज्यूम नहीं डाला तो क्या हो जाएगा भला? क्लोजिंग बैलेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि बीच में कंजम्पशन नहीं होगी ना। तो वो बहुत, तो ये बिलियंस में चला जाता है, बढ़ते बढ़ते वो कई महीनों से नहीं आ रहा तो बिलियंस में चला जाता है। तो वो उसका तो वो इसीलिए ये हो जाता है ना, जब वो बता नहीं रहा तो फिर उसमें जब बिलियंस में चला जाता है तो फिर भी एक ये पॉइंट आ जाता है जी आपका ऑडिट होगा, क्योंकि आपका स्टॉक बिलियंस में पड़ा हुआ है आपके डॉक्यूमेंट के मुताबिक, ठीक है। इसी तरह ये अगली वैल्यू है सेल्स की, जिसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ इनपुट टैक्स आता है, फिर परचेज में इनपुट टैक्स कितना आया है, और फिर ऐसे ही ये भी कंजम्पशन पे इनपुट टैक्स आना है जिस पे बेसिकली रिफंड बनेगा। अगला जो है वैल्यू एडिशन का है। वैल्यू एडिशन वो है कि अगर इंपोर्ट हम करते हैं ना तो 4% हमें एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ता है। वो अभी हमारा इसमें टॉपिक नहीं है, तो उसको हम वैल्यू एडिशन बल्कि समझा ही देता हूँ कि वैल्यू एडिशन टैक्स ये होता है कि ये कमर्शियल इंपोर्टर कोई चीज़ अगर परचेज करता है ना, तो उसका ये समझा जाता है कि ये मार्केट में बेच देगा, हमें पूरा टैक्स देगा नहीं, तो उसको वैल्यू ऐड करके ना वैल्यू एडिशन टैक्स उसी स्टेज पे ले लेते हैं कि आप एटलीस्ट वो तकरीबन 18% बनती है वैल्यू एडिशन ना, कि वैल्यू एडिशन करके 4% आप और एक्स्ट्रा पे कर दें, फिर आप जैसे मर्जी बेचें उसको। मिसाल ये है कि मैंने इंपोर्ट की तो मुझे 18% टैक्स देना चाहिए था ना, लेकिन अगर मैं कमर्शियल इंपोर्टर हूँ तो मुझसे 4% एक्स्ट्रा टैक्स लेंगे कि आप कमर्शियल एक्सपोर्टर हैं, आपने जब सेल करनी है तो एटलीस्ट आप इतनी वैल्यू एडिशन करेंगे। तो इस चीज़ को वो फिर इधर वैल्यू एडिशन का आ जाता है। उसके बाद एक एनेक्स्चर जी है। एनेक्स्चर जी बेसिकली ये होता है कि सेल टैक्स के कुछ एरियर्स आपके पड़े हुए हैं, आपने अभी वो पेमेंट करनी थी, वो पेमेंट की नहीं है, कोई पुरानी आपकी पेमेंट निकल आई है, तो वो इधर फिल करेंगे एनेक्स्चर जी में, ठीक है। अमाउंट कलेक्टेड द करंट बिल डिफॉल्टर।
तो इसमें यानी कि कोई सेल्स टैक्स के एरियर हैं जो नॉट कलेक्ट हुआ था किसी डेट में, तो अब डेट कलेक्ट हो गया तो उसमें आ जाएगा। और फिर एक एनेक्स्चर पी है। एनेक्स्चर पी जो है ना बेसिकली ये सर्विसेज पे पहले एफबीआर सर्विसेज का भी टैक्स इकट्ठा करता था, जो अब पीआरए और सिंध रेवेन्यू अथॉरिटी बन गई है ना, ये सारे टैक्सेस फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इकट्ठा करता था। तो फिर जिस सूबे, क्योंकि सर्विसेज का टैक्स जो है वो सूबों का ऐड है, सूबों को देना होता है, तो फिर जिस सूबे का आता था वो इसके एनेक्स्चर पी में जो है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। ऑटो सिस्टम में ना कलेक्ट हो जाता था कि अगर सूबा पंजाब का इतना है, सिंध का इतना है, जिस सूबे का जितना जितना होता था ना वो उसके पास चला जाता था। जी एनेक्स्चर पी है, ये देखें ये जो है एनेक्स्चर पी। तो ये हमारे जो हैं टोटल इसमें एनेक्स्चर जो हैं हमारे पास रिटर्न में अवेलेबल थे, हमने वो सारे डिस्कस कर लिए हैं। लेकिन आप जब कर रहे होंगे, कोई रिटर्न फाइल कर रहे होंगे, ये ज़रूरी नहीं कि ये सारे एनेक्स्चर उसमें होंगे, ठीक है। हाँ, वो पॉसिबिलिटी है कि उसमें कोई एनेक्स्चर इनमें से ना हो, एनेक्स्चर एक आध हो, सिर्फ सी हो, सिर्फ बी हो, सिर्फ डी हो, लेकिन हमने सारे इसलिए पढ़ लिए ताकि आपको अगर कोई किसी वक्त में पूछता है तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। हाँ, अब आपको यहाँ तक अगर कोई एनेक्स्चर्स के हवाले से प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लें कि रिटर्न के एनेक्स्चर, ये जैसे इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं हमने सारी पढ़ी थी कि उसमें सैलरीड पर्सन है उसका भी पढ़ लिया था, उसमें बिजनेसमैन का भी पढ़ लिया था, कैपिटल गेन वाले सारे को पढ़ लिया था। इसी तरह ये सेल टैक्स की रिटर्न भी ज़रूरी नहीं कि सारे इसमें इन्वॉल्व हों, हो सकता है उसमें कम हो। नहीं, सैलरी इसमें तो नहीं होगा, इसमें तो सैलरी उसकी, जी बिल्कुल। इसी तरह इसमें कोई होगा सिर्फ सेल और परचेज करने वाला ट्रेडर होगा, कोई शायद हो सकता है मैन्युफैक्चरर भी हो, एक स्टील सेक्टर वाला है सिर्फ के उसका स्टील सेक्टर में ही होगा, वैसे बड़ी इंडस्ट्री है तो उसमें शायद सारी चीज़ें भी आ जाएं। जो इसका एफईडी है वो एफईडी वालों में सिर्फ आएगा। तो इसलिए ये सारे जो हैं एनेक्स्चर पढ़ हमने सारे लिए हैं। तो उम्मीद है आप सारे लोग इसको समझ भी गए होंगे, और जो हमारे लोग YouTube चैनल में हमें फॉलो कर रहे हैं वो भी उम्मीद है इन सब चीज़ों को समझ गए होंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको इसमें समझ कोई चीज़ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका आपको प्रॉपर रिप्लाई दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि टैक्स सेक्शन को सीखते रहें और दूसरों को सिखाते रहें तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।